तक लगभग ये आखिरी लाइन, पूरे भारत से मानसून जा चुका होता है। और अब आइलैंड्स जो होते हैं जैसे अंडमान निकोबार हैं और पश्चिम में लक्षद्वीप है, तो यहाँ पर सबसे पहले मानसूनी हवाएं पहुँचती हैं। अपन ने इसके बारे में बात नहीं की थी, 1 जून से बात की थी कि 1 जून से केरल में मानसून प्रवेश करता है, लेकिन उसके भी पहले लगभग अप्रैल में मानसून यहाँ पहुँच चुका होता है। कहाँ? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में, ठीक है ना, और मई के पहले सप्ताह में। और यहाँ पर जो विड्रॉल होता है वो विड्रॉल भी सबसे आखिरी में होता है, जनवरी की शुरुआत में होता है। यानी मानसून यहाँ कब आ रहा है? अप्रैल में। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यहाँ से वापस होता है। यानी सबसे लंबा समय मानसूनी हवाओं का या बारिश का इन आइलैंड्स को मिलता है, ठीक है ना। इस टाइम बाकी देश में ठंड के प्रभाव में आ जाते हैं, तो सभी जगह भारत में खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में ठंड का सीज़न, विंटर का सीज़न शुरू रहता है ना। लोग रजाइयों में दुबके रहते हैं और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में तब बारिश हो रही होती है। अब आगे आते हैं सीजन, मौसम कौन कौन से हैं भारत में। तो नॉर्मली ये 4 तरह के सीजन हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोल्ड वेदर सीजन, यानी ठंडा मौसम। इसके बाद दूसरा है हॉट वेदर, यानी गर्मी का मौसम। तीसरा है एडवांसिंग मानसून, यानी मानसून के आगे बढ़ने का वक्त। और चौथा है रिट्रीटिंग मानसून, मानसून के पीछे हटने का समय। तो ये 4 बेसिक सीजन्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन आता है। इसमें कुछ खास विशेषताएं जो हैं उसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, दिसंबर से फरवरी तक भारत में कोल्ड वेदर सीजन, ठंडी का सीजन होता है। और यहाँ पर जो वर्टिकल सन रेज रहती हैं, सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ना चाहिए, नॉर्मली तो जून के आसपास यहाँ पर कर्क रेखा है, यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी की, तो इस समय सूर्य दक्षिणायन हो चुका होता है, दक्षिण की ओर जा चुका होता है, तो उसकी सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास। तो हमारे यहाँ तो तिरछी किरणें पड़ेंगी, इसलिए यहाँ पर ठंड का सीजन शुरू हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं और ठंड का सीजन नॉर्दर्न इंडिया में होता है। जो हवा होती है वो काफ़ी धीमी बहती है और सुखदायी होती है, प्लीजेंट एयर होती है। कहाँ पर? सदर्न इंडिया में। कभी कभी यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ जो उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रा के कोस्टल एरिया में बहुत तबाही मचाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। ये उनका आगे बढ़ने का सिस्टम है। विंटर में रेनफॉल भी होती है विंटर सीजन में। एक तो ये वाला पार्ट है जहाँ पर आप लोगों को पहले बताया था कि मेडिटेरेनियन ओशन से, भूमध्य सागर की तरफ से जो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं, जिसको हम पश्चिमी अवदाब या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उसके कारण यहाँ पर बारिश होती है दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में, है ना। रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। दूसरा पार्ट है दक्षिण वाला, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया वाला। यहाँ पर रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट विंड से आती है। अब नॉर्थ ईस्ट विंड यहाँ से ऊपर से आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो लैंड एरिया है, ज़मीन है, तो एयर ड्राई होगी तो बारिश नहीं होगी। लेकिन इसी तरफ से, इसी डायरेक्शन से जो एयर बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है, तो बंगाल की खाड़ी से कुछ मॉइस्चर लेकर तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में रेनफॉल करती है, बारिश करती है। और कुछ लोकल बारिश भी होती है मिडिल इंडिया में, जिसको महावट कहा जाता है। महावट कभी कभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एक आध बार बारिश हो जाती है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसमें विंड का डायरेक्शन कैसे होता है, ये अलग अलग माउंटेन्स बने हुए हैं। विंड का डायरेक्शन ये अलग अलग जगह पर उसकी टोपोग्राफी के बेस पर, उसके रिलीफ के आधार पर विंड अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। तो ये विंटर में विंड के डायरेक्शन का फिगर है। नॉर्दर्न प्लेन में ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, गंगा डेल्टा के आसपास बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ बह रही है, और बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चल रही है। ये अलग अलग एरिया में डायरेक्शन इनके अलग अलग हो जाते हैं। अब आगे आते हैं, ये एक सीज़न ख़त्म हुआ, दूसरा सीज़न है हॉट वेदर सीज़न, गर्मी का मौसम। इसमें क्या क्या होता है,
ये कब से कब तक होता है, मार्च से लेकर मई तक होता है। और वर्टिकल सनरेज यानी सीधी किरणें सूर्य की पड़ रही होती हैं, क्योंकि अब सूर्य गर्मी में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए टेम्परेचर धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है ना। मार्च में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कर्नाटक में रहता है, ठीक है ना। फिर मध्य प्रदेश में अप्रैल में हो जाता है और राजस्थान में मई में हो जाता है। तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने में धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्थ की ओर सरकना शुरू कर देता है। तो कर्नाटक के आसपास मार्च में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मध्य प्रदेश के आसपास अप्रैल में 38 डिग्री और राजस्थान में मई में 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब हॉट वेदर सीजन में जो भारत में स्टॉर्म आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। जैसे सबसे पहले आता है लू, आप लोगों ने नाम सुना होगा लू का। ये लगभग पूरे गंगा घाटी के आसपास और राजस्थान तक लू का प्रभाव रहता है। बहुत गर्म हवाएं हैं, आंधियों भरी हवाएं हैं, आंधियाँ चलती हैं इसमें। और आप लोगों को भी कभी कभी कई बार हो सकता है लू लगी हो, तो उसमें आदमी बीमार पड़ जाते हैं, है ना। लू, असम, बारडोलाई चीरा, यहाँ पर भी गर्म हवाएं चलती हैं। बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है इनको, क्योंकि बैसाख का महीना होता है। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसी तरह से विक्रमी संवत जो हिंदू कैलेंडर है, विक्रमी संवत कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक बैसाख का महीना होता है जो लगभग अप्रैल के आसपास आता है। तो उस समय ये हवाएं चलती हैं, तो इनको काल बैसाखी कहा जाता है, बैसाख के महीने में आती हैं। इसके साथ में कर्नाटक में मैंगो शावर होता है इसी समय में, अप्रैल मई के आसपास। तो आम की जो फूल होते हैं, लगे होते हैं, वो सब गिर जाते हैं, इसलिए इनको मैंगो शावर कहते हैं। आम नहीं झड़ते हैं, बल्कि आम के फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और साथ में केरल में ब्लॉसम शावर होता है। यहाँ पर काफ़ी के बागान हैं जो, तो उसके फूल झड़ जाते हैं, इसलिए उनको ब्लॉसम शावर यानी फूलों की बौछार कहा जाता है। ये अलग अलग तरह के स्टॉर्म हैं जो हॉट वेदर सीजन में, गर्मी के मौसम में आते हैं भारत में, ठीक है ना। अब बारिश के मौसम यानी ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून आगे बढ़ता है, तो उस समय क्या होता है, तीसरा मौसम, कि ये जून से लेकर सितंबर तक आता है। यहाँ पर जो पश्चिमी एशिया रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और ये लो प्रेशर दक्षिण से अपनी ओर समुद्र से आने वाली हवाओं को आकर्षित करता है। तो इसके कारण मानसून भारत में आता है, और कई बार ये हवाएं नहीं पहुंच पाती, या लो प्रेशर कमज़ोर हो जाता है तो हवाएं नहीं आ पाती हैं, जिसको हम मानसून का ब्रेक कहते हैं, है ना। मानसून में ब्रेक भी लगते हैं कभी कभी, जो लो प्रेशर एरिया के कमज़ोर पड़ने की वजह से होता है। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है और दक्षिण की ओर से हवाएं उसकी तरफ आती हैं। ये होता है एडवांसिंग मानसून सीजन, मानसून का आगे बढ़ना। कब से कब तक होता है, जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है ना। और बारिश जो होती है मानसूनी, ये स्पेल में होती है, दौरों में होती है। जैसे किसी किसी के दौरे पड़ते हैं ना, या फिर क्रिकेट में देखा होगा तुम लोगों ने कि एक बॉलर पहले 3-4 ओवर डालता है, फिर उसके बाद रेस्ट करता है, फिर बीच में आता है 3-4 ओवर डालता है, फिर रेस्ट करता है। उसी तरह से मानसूनी हवाएं होती हैं कि कंटिन्यू चलती हैं, और जब तक लो प्रेशर बहुत ज़बरदस्त लो रहता है तो उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जब वो लो प्रेशर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है तो बारिश होना बंद हो जाती है। तो इसी तरह से मानसूनी हवाएं स्पेल में होती हैं, टुकड़ों में होती हैं। ऑनसेट ऑफ एडवांसिंग मानसून आगे कैसे बढ़ता है, ये 1 जून की लाइन है, लगभग केरल और तमिलनाडु का दक्षिणी पार्ट इसमें शामिल हो जाता है। फिर 5 जून की डेट आती है, जिसमें लगभग पूरा केरल, कुछ कर्नाटक का हिस्सा और तमिलनाडु पूरा आ जाता है, कुछ आंध्रा भी इसमें शामिल है। 10 जून को मानसूनी हवाएं लगभग महाराष्ट्र में पहुंच जाती हैं, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और बिहार का कुछ भाग, उड़ीसा का कुछ भाग, बंगाल, ये इसमें शामिल है। 15 जून की जो लाइन है, इसमें ईस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश का आधा भाग, गुजरात का आधा भाग, ये शामिल हो जाता है। 1 जुलाई को लगभग थार के रेगिस्तान को छोड़ करके बाकी लगभग पूरे भारत में 15 जुलाई तक मानसूनी हवाएं पहुंच चुकी होती हैं, और 15 जुलाई को सबसे आखिरी में थार के डेजर्ट के आसपास ये पहुंचती हैं, 15 जुलाई को। ये एडवांसिंग ऑफ मानसून है। अब मानसून का रिट्रीट होना, मानसून वापस लौटता है, तो कैसे लौटता है, तो ये अक्टूबर नवंबर के आसपास शुरू होता है। और वर्टिकल सनरेज, जैसे अपन ने बात की थी पहले, कि वो शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो लो प्रेशर एरिया जो होता है, लो प्रेशर एरिया अभी कहाँ था, इंडिया के सेंटर में था,
और वो लो प्रेशर एरिया साउथ से आने वाली एयर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो वो लो एयर प्रेशर सूर्य के दक्षिण की ओर सरकने से दक्षिण की ओर चला जाता है, लो प्रेशर एरिया। तो इसके कारण कंडीशंस चेंज हो जाती हैं और इंडिया में हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है। ह्यूमिडिटी भी इस समय रहती है क्योंकि बारिश हुई रहती है अभी, है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश हुई थी, तो कुछ नमी भी रहती है और मौसम जो होता है वो थोड़ा साफ़ हो जाता है, बादल नहीं होते। तो कई बार यहाँ पर गर्मी सितंबर अक्टूबर के महीने में हमको गर्मी भी महसूस होती है और अजीब सी उमस और पसीना, है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से होता है। तो इसको अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया नॉर्मल कंडीशन में था जब गर्मी का मौसम था, और ये फिर दक्षिण की ओर सरक जाता है, ठीक है ना। ये क्यों हुआ था? सूर्य के दक्षिणायन होने की वजह से हुआ था, ठीक है। और इस समय में कुछ साइक्लोन्स बनते हैं और वो साइक्लोन लो प्रेशर की वजह से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इंडिया की ओर आते हैं और तमिलनाडु और उड़ीसा के कोस्टल एरिया में हैवी रेनफॉल इनके द्वारा होती है और बहुत सारा डेवास्टेशन होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है। तो विड्रॉल और मानसून इंडिया के मैप में देखते हैं कब कब किस किस तारीख में होता है। तो पहले 1 सितंबर को शुरू हो जाता है, यहाँ से आया पहुँचा कब था यहाँ 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक कितना दिन हुआ? लगभग 45 दिन, केवल 45 दिन का मानसून यहाँ रहता है थार के डेजर्ट के आसपास। 15 सितंबर के आसपास लगभग एमपी जहाँ पर हम हैं यहाँ कब पहुँचा था? 15 जून को पहुँचा था। तो 15 जून से जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, केवल 90 दिन के आसपास मानसून यहाँ रहता है। 30 सितंबर को थोड़ा और नीचे खिसक जाता है, 1 अक्टूबर को और नीचे आ जाता है और 15 अक्टूबर को और नीचे आ जाता है। तो इस तरह से लगभग 15 अक्टूबर तक भारत से मानसून विदा हो चुका होता है। अब हम बात करते हैं रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी होती है। तो पहले आप लोग इंडेक्स को देखेंगे तो ये जो जहाँ पर इसमें ब्लैक शेडो आएगा वहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ पर ये चेकर बोर्ड ब्लू वाला है यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। जो रेड चेकर बोर्ड है यहाँ पर लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, और जो पर्पल वाला कलर है, सॉरी ईंट के जैसा कलर है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो इसको आओ अब देखते हैं इंडिया के मैप में, उसको डिपिक्ट करते हैं। ये वाला है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला रेनफॉल। तो ये एरिया कौन कौन से हैं ये आप लोग को एरिया याद रखने हैं। एक तो पश्चिमी घाट के पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, दूसरा नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी एरिया हो गया। अब इसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर, ये लगभग पश्चिमी घाट के पास वाला एरिया, कुछ तमिलनाडु के पास वाला एरिया, है ना, ये छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाला एरिया, और गंगा घाटी का कुछ पार्ट इसमें शामिल है। और इसके साथ में जो रेड ब्रिक्स वाला एरिया है ये लगभग पश्चिमी भारत का अधिकांश हिस्सा इसमें शामिल है। अगर हम एक लाइन ऊपर से नीचे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खींचें तो इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि राइट साइड में ब्लू कलर है और लेफ्ट साइड में रेड कलर है। मतलब इस लाइन को हम 100 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन मान सकते हैं, यानी इस लाइन के राइट साइड में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और लेफ्ट साइड में यानी पश्चिम दिशा में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ठीक है ना। अब ये जो पार्ट आता है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है, पहला एरिया है ये रेन शेडो एरिया, दूसरा एरिया है डेजर्ट के आसपास वाला, तीसरा एरिया है लद्दाख के आसपास वाला एरिया, है ना। ये इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है मैप पर के लिए। और इस तरह से अपना ये पार्ट, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है क्लाइमेट का। ये लास्ट पार्ट था। उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।